हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज हम पढ़ेंगे कॉम्पटन इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने देखा कि जो लाइट है, जो रेडिएशन है, ड्यूअल नेचर शो करती है। ड्यूअल नेचर मतलब उसी टाइम पे वो वेव नेचर भी शो करेगी और उसी टाइम पे वो पार्टिकल नेचर भी शो करेगी। इसी बात को प्रूव किया गया बाय कॉम्पटन इफेक्ट। अब इसमें क्या किया गया, एक स्कैटरर एलिमेंट लिया गया जो लाइट को स्कैटर कर सके। अब इस पे रेडिएशन से स्ट्राइक करवाएगी, मोनोक्रोमेटिक इंसिडेंट रेडिएशन इस पे स्ट्राइक करवाएगी, जिनकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा थी। अब ये स्ट्राइक होने के बाद, इस पे टकराने के बाद ये स्कैटर हो जाएगी अलग अलग डायरेक्शन में, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ भी टकराएगी और उनको ये रिकॉइल कर देगी, उनकी डायरेक्शन को ये चेंज कर देगी। तो इसमें क्या देखा गया, जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो स्कैटर हो रही है। जो स्कैटरर रेडिएशंस है उनमें दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं। पहला कंपोनेंट क्या था, जिसकी वेवलेंथ लार्जर थी एज कंपैरिजन टू द इंसिडेंट रेडिएशन। फर्स्ट कंपोनेंट क्या था, विद लार्जर वेवलेंथ। और सेकंड कंपोनेंट क्या था, जिसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम थी एज दैट ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। सेकंड कंपोनेंट विद सेम वेवलेंथ। और थर्ड ये था, जो स्कैटर्ड रेडिएशन हो रही थी उनमें क्या क्या चेंजेस देखे गए। थर्ड क्या था, रिकॉइल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स भी रिकॉइल हो रहे थे वहां पे, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो लार्जर वेवलेंथ थी इसी को नाम दे दिया गया मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसीज। मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसीज। और जो सेम वेवलेंथ आ रही थी उसको नाम दिया गया अनमॉडिफाइड फ्रीक्वेंसीज। अनमॉडिफाइड फ्रीक्वेंसीज। अब इन तीनों को एक्सप्लेन करने के लिए हम पहले वेव थ्योरी का यूज करेंगे और उसके बाद हम इसको क्वांटम थ्योरी से देखेंगे। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी देख लेते हैं पहले क्या था। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी या फिर क्लासिकल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी और वी कैन से दैट वेव थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, जब ये इंसिडेंट रेडिएशन इस पे स्ट्राइक करेगी तो जो स्कैटरर एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करने स्टार्ट कर देंगे विद द सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। जब इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट कर रहे हैं, इट मींस चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करते हैं। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो इलेक्ट्रॉन है वो रेडिएशंस एमिट करेंगे। अब जो वो जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसी फ्रीक्वेंसी की वो रेडिएशंस भी एमिट करेंगे। इट मींस जो स्कैटर रेडिएशंस आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी सेम एज दैट ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो हम क्लासिकल थ्योरी से हम अनमॉडिफाइड वेवलेंथ्स को, अनमॉडिफाइड फ्रीक्वेंसीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अब लार्जर वेवलेंथ जो आ रही है, मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसीज आ रही है, वो हम क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो अब हम इसमें यूज करेंगे क्वांटम थ्योरी का। क्वांटम थ्योरी यूज करने से पहले हम इसमें कुछ अजम्पशंस लेते हैं, वो भी देखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे हम एक फ्री इलेक्ट्रॉन मान के चलते हैं। ये नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हम अजम्पशन लेकर चलते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये हम अज्यूम करके चलते हैं। ऑलमोस्ट ये इलेक्ट्रॉन फ्री ही होता है और ये इलेक्ट्रॉन हम स्टार्टिंग में एट रेस्ट मान के चलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, ये हमारी इसमें पहली अजम्पशन है। अब हम इस पे फोटोन से स्ट्राइक करवाते हैं कुछ इस तरीके से।
इस इलेक्ट्रॉन पे फोटोन से स्ट्राइक करेंगे। अब ये हमारे फोटोन से स्ट्राइक करेंगे, मतलब कोई पार्टिकल है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से स्ट्राइक कर रहा है, इसका मतलब हम इसको कोलिजन कह सकते हैं कि दो पार्टिकल्स में कोलिजन हो रही है, तो हम इसको कोलिजन नाम दे देंगे। और ये कोलिजन ये अज्यूम क्या करके चलेंगे, हम अजम्पशन क्या होगी कि कोलिजन जो है इलास्टिक कोलिजन है। हमारी सेकंड अजम्पशन रहेगी कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन में कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन हो रही है। थर्ड अजम्पशन हमारी क्या रहती है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये फोटोन इससे स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद जो फोटोन है वो इस साइड स्कैटर हो जाएगा, ये हमारा होगा स्कैटर्ड फोटोन। और ये इलेक्ट्रॉन को भी स्ट्राइक होने के बाद कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी और इलेक्ट्रॉन भी रिकॉइल कर जाएगा, ये होगा हमारा रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। पहले इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट था, बाद में कुछ ना कुछ वेलोसिटी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन को। अब जब हम इस इलेक्ट्रॉन का मास लेते हैं तब हम यहाँ पे, जब क्वांटम थ्योरी में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तब हम यहाँ पे रिलेटिविस्टिक मास लेंगे, रिलेटिविस्टिक मास, जो कि इक्वल हम मान के चल होता है m इज इक्वल टू m नोट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर अंडर द रूट। ये होता है रिलेटिविस्टिक मास है और हम इसका यही इलेक्ट्रॉन का हम रिलेटिविस्टिक मास लेंगे। इसमें रिलेटेड क्या है, m नोट है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, c स्पीड ऑफ लाइट और v जिस भी स्पीड से हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो हम इलेक्ट्रॉन की जो है रिलेटिविस्टिक मास कंसीडर करेंगे और उसकी रिलेटिविस्टिक एनर्जी कंसीडर करेंगे, मास एंड रिलेटिविस्टिक एनर्जी। अब ये थी हमारी क्वांटम थ्योरी में की अजम्पशंस। अब हम इसको प्रूफ किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। क्वांटम थ्योरी से हम एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करना है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे वो देख लेते हैं। हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ऑलमोस्ट फ्री, यहां से हम फोटोन इस पे स्ट्राइक करवाएंगे, इंसिडेंट फोटोन। जब ये इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, ये कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिकॉइल हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और ये कुछ वेलोसिटी v से कंसीडर कर लेते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देगा और इससे टकराने के बाद फोटोन भी स्कैटर हो जाएंगे। इस तरीके से कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देंगे और कुछ अपनी एनर्जी लेकर इस साइड निकल जाएंगे। सपोज कर लेते हैं हम ये एंगल फाई पे स्कैटर हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हो रहे हैं एट एंगल थीटा पे, ये हमारे क्या है स्कैटर्ड फोटोन। और ये क्या है रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। अब स्टार्टिंग में हम इसकी एनर्जी मानकर चलते हैं, जो इंसिडेंट रेडिएशन है मान लेते हैं एनर्जी उसकी h न्यू है बिफोर कोलिजन। अब कोलिजन हो रही है, इलास्टिक कोलिजन हम मानकर चल रहे हैं, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, एनर्जी भी कंजर्व होती है और मोमेंटम भी कंजर्व होता है। तो हमें सबसे इनकी सभी एनालिटिक्स कर लेते हैं कि बिफोर कोलिजन एनर्जी क्या है और आफ्टर कोलिजन हमारी एनर्जी क्या है, और इसी तरीके से मोमेंटम भी देख लेते हैं कि बिफोर कोलिजन क्या है और आफ्टर कोलिजन क्या है। तो बिफोर कोलिजन जब हम देखते हैं एनर्जी देखते हैं पहले, बिफोर कोलिजन एनर्जी बिफोर कोलिजन, पहले फोटोन की देख लेते हैं। फोटोन की एनर्जी हम h न्यू मानते हैं, बिफोर कोलिजन फोटोन की एनर्जी h न्यू है और बिफोर कोलिजन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास क्या है m नोट, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से हम इसकी एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। अब मास m की जगह क्या हो जाएगा m नोट, तो बिफोर कोलिजन जो इलेक्ट्रॉन है उसकी रिलेटिविस्टिक एनर्जी आएगी वो क्या होगी m नोट c स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं आफ्टर कोलिजन एनर्जी। आफ्टर कोलिजन क्या होगा,
होगा, जब ये फोटोन इससे स्ट्राइक कर जाएगा तब फोटोन इस साइड स्कैटर हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिलेगी, वो इस साइड मूव करने लग जाएगा। अब इसकी एनर्जी हम मान लेते हैं, हमें पता नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दे रहा है, तो इसकी एनर्जी हम मान लेते हैं कि एच न्यू डैश है। आफ्टर कोलिजन फोटोन की एनर्जी एच न्यू डैश। और अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये v वेलोसिटी से मूव करेगा और इसका मास क्या होगा, हम रिलेटिविस्टिक मास कंसीडर करेंगे, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब इसके रिलेटिविस्टिक मास से सेम इसी तरीके से इक्वल टू एम सी स्क्वायर करके हम इसकी रिलेटिविस्टिक एनर्जी निकालेंगे। तो आफ्टर कोलिजन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी, एम सी स्क्वायर, क्योंकि अब यहाँ पे m मास लेंगे हम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब यहाँ पे हम इसका रेस्ट मास नहीं ले सकते। तो ये हो गई इनकी एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। इसी तरीके से हम इनके मोमेंटम देखेंगे बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन क्या है। मोमेंटम बिफोर कोलिजन, जब हम इसका एच न्यू एनर्जी है तो बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, एच न्यू बाई सी। और इसी तरीके से जब हम इलेक्ट्रॉन का बिफोर कोलिजन मोमेंटम देखेंगे, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन, अब इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट है और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में बिफोर कोलिजन इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। तो बिफोर कोलिजन इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम आ जाएगा जीरो। अब इसमें मोमेंटम देख लेते हैं दोनों के आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद दोनों के मोमेंटम क्या आएंगे। अब आफ्टर कोलिजन इसकी एनर्जी, फोटोन की एनर्जी एच न्यू डैश है, तो इसका मोमेंटम क्या आ जाएगा, एच न्यू डैश बाई सी। तो आफ्टर कोलिजन पी डैश से इसको डिनोट करते हैं, इनको भी ई डैश से डिनोट कर लेते हैं, पी डैश ऑफ फोटोन का मोमेंटम क्या आ जाएगा, एच न्यू डैश बाई सी। और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो इसका मास क्या है, रिलेटिविस्टिक मास m, तो इसका मोमेंटम क्या आ जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी यानी कि mv। ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें पता है कि इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी भी कंजर्व होती है और मोमेंटम भी कंजर्व होता है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या है, बिफोर कोलिजन एनर्जी जो है और आफ्टर कोलिजन जो एनर्जी है वो दोनों सेम रहेगी। तो बिफोर कोलिजन एनर्जी क्या है, एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। प्रोटॉन की एनर्जी बिफोर कोलिजन, फोटोन की एनर्जी, सॉरी मैं बार बार फोटोन की जगह प्रोटॉन बोले जा रही हूँ, आप फोटोन समझ लेना, वहां पे हम फोटोन कहना चाह रही हूँ। तो स्टार्टिंग में बिफोर कोलिजन फोटोन की एनर्जी एच न्यू प्लस बिफोर कोलिजन जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, ये बराबर होगी किसके, आफ्टर कोलिजन जो इनकी एनर्जी है। आफ्टर कोलिजन इनकी एनर्जी क्या है, एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर। ये हमारा आ गया बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। सेकंड हम इसमें अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब हम इस पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं तो मोमेंटम जो है एक्स एक्सिस में भी कंजर्व्ड रहेगा और वाई एक्सिस में भी कंजर्व्ड रहेगा। तो पहले देख लेते हैं कि एक्स एक्सिस में क्या होगा। एक्स एक्सिस में जो इंसिडेंट फोटोन है, बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है वो क्या होगा, फोटोन का जो मोमेंटम है बिफोर कोलिजन फोटोन का मोमेंटम क्या है, एच न्यू बाई सी, प्लस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम जीरो है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है रेस्ट पे है, इज इक्वल टू, अब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जो इलेक्ट्रॉन है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इनको हमें कंपोनेंट्स के फॉर्म में रिजोल्व करना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस में इनके क्या कंपोनेंट्स आ रहे हैं। तो जब हम इसको कंपोनेंट में रिजोल्व करते हैं
तो जो फर्स्ट है स्कैटर्ड फोटोन का एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आ जाता है, एच न्यू डैश बाय सी कोस ऑफ साई। क्यों? क्योंकि साई एंगल इसके साथ बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल। इसी तरीके से जब हम इस इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्या मोमेंटम एम वी है, तो इन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, एम वी कोस ऑफ थीटा। और जब इनको हम वाई एक्सिस की डायरेक्शन में निकालते हैं तब क्या आ जाता है, एच न्यू डैश बाय सी साइन ऑफ साई। और ये क्या आ जाएगा, एम वी साइन ऑफ साई, साइन ऑफ थीटा, एम वी साइन थीटा। अब एक्स एक्सिस में बिफोर कोलिजन मोमेंटम ये है, आफ्टर कोलिजन क्या है, एच न्यू डैश बाय सी कोस साई प्लस एम वी कोस थीटा। अब इस इक्वेशन में हम c को एलसीएम लेकर दोनों साइड c से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू डैश कोस ऑफ साई प्लस एम वी सी कोस ऑफ थीटा। यहां से हम एम वी सी कोस ऑफ थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जो किसके इक्वल आएगी, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कोस ऑफ साई। इसको एक बार ऊपर लिख लेते हैं अच्छे से, बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। एम वी सी कोस थीटा इज इक्वल टू आ रहा है एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कोस ऑफ साई। अब इसी तरीके से हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं इन डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे लगाते हैं। तब बिफोर कोलिजन क्या है, जो इंसिडेंट फोटोन का सारा मोमेंटम क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अलोंग वाई एक्सिस मोमेंटम ऑफ फोटोन इज जीरो, प्लस इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट में है, उसका मोमेंटम वैसे ही जीरो है। अब आफ्टर कोलिजन हम देखते हैं, आफ्टर कोलिजन जो फोटोन है उसका कंपोनेंट ये आ रहा है जिसकी वैल्यू है एच न्यू डैश बाय सी साइन ऑफ साई, प्लस क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है उसका मोमेंटम का कंपोनेंट इन वाई एक्सिस, बट ये कंपोनेंट क्या है, नेगेटिव ऑफ द वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस में इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एम वी साइन थीटा। तो इसको हम लिखेंगे माइनस ऑफ एम वी साइन थीटा। यहां से भी हम जब सी को एलसीएम लेकर सोल्व करते हैं तब हमारे पास वैल्यू आ जाती है एच न्यू डैश साइन ऑफ साई माइनस एम वी साइन ऑफ थीटा, एम वी सी साइन ऑफ थीटा। तो यहां से भी हम एम वी सी साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि इसकी इक्वल आएगी एच न्यू डैश ऑफ साइन साई। इसको भी हम एक बार ऊपर लिख लेते हैं, एम वी सी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एच न्यू डैश साइन ऑफ साई। अब जब हम इन दोनों इक्वेशंस को इनकी पहले स्क्वायरिंग करते हैं और फिर एडिशन करते हैं तब क्या होगा, अब जब इन दोनों को स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे तो इस साइड में एम वी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर बच जाएगा, और इस साइड में हम देखते हैं क्या आता है। पहले इन दोनों की हमें स्क्वायरिंग करनी है देन एडिंग। पहले इसकी स्क्वायरिंग कर रहे हैं हम, इस इक्वेशन की देख रहे हैं क्या आता है, कोस ऑफ थीटा स्क्वायर। जब इस टर्म का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच न्यू स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश कोस ऑफ साई इसका स्क्वायर और माइनस ऑफ 2h स्क्वायर न्यू डैश कोस ऑफ साई। इसी तरीके से जब इसका स्क्वायर करते हैं तब क्या आएगा, एम वी सी साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू
एच न्यू डैश साइन ऑफ साई का स्क्वायर। अब जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तब क्या आएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कंबाइन होकर 1 बन जाएगा, तो क्या बचेगा, एम वी सी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से एच न्यू का स्क्वायर, और इन दोनों में से एच न्यू डैश का स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर साई प्लस कोस स्क्वायर साई, वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एच न्यू डैश का स्क्वायर और एक ये टर्म माइनस ऑफ 2 एच स्क्वायर न्यू डैश ऑफ कोस साई। इतना हमने निकाल लिया, ऊपर वाले को रब कर देते हैं। इसको ऊपर लिख लेते हैं, एम वी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश का स्क्वायर माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू डैश ऑफ कोस साई। अब हम इसमें क्या करते हैं, अब यहाँ से एम सी स्क्वायर की वैल्यू हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं और इसमें पुट भी कर सकते हैं। नहीं सॉरी, हम पहले इस इक्वेशन से हम एम सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, किसकी इक्वल आएगी वो, यहां से जब हम इस इक्वेशन को अरेंज करते हैं तब आता है एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच कॉमन आ जाएगा न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नोट सी स्क्वायर। ये हमारी इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से ये वैल्यू आ रही है। अब इनकी बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं, ये एम सी स्क्वायर इस तरीके से। अब हम इसमें करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, एम सी स्क्वायर स्क्वायरिंग इज इक्वल टू, इसके स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एच न्यू माइनस न्यू डैश स्क्वायर प्लस एम नोट सी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 एच न्यू माइनस न्यू डैश एम नोट ऑफ सी स्क्वायर। ये आ रहा है हमारे पास स्क्वायरिंग बोथ साइड करने हुए। इसको और थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, इस साइड कर लेते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, एम सी स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसकी भी हम स्क्वायरिंग ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर माइनस 2 एच न्यू डैश, और प्लस में क्या आएगी हमारे पास जो टर्म्स बची हुई हैं, एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर प्लस 2 एच न्यू माइनस न्यू डैश, साथ में इसके साथ मल्टीप्लाई में है एम नोट ऑफ सी स्क्वायर। अब यहाँ तक हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब आगे हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 3 है ये, और इसको हम बोल रहे हैं ये इक्वेशन 4 है। अब हम 4th में से 3rd को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3rd को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस इक्वेशन में से हम इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब हमारे पास क्या आएगी देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी बनेगी एम सी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर माइनस ऑफ दिस एम वी सी स्क्वायर सी और उसका होल स्क्वायर। पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं रीअरेंज करने पे क्या आ रही है।
अब हम इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, एम स्क्वायर सी टू द पावर 4 हम इसमें से कॉमन निकाल रहे हैं। कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, ये टर्म तो पूरी कॉमन हो गई हमारे पास, ये क्या बन रही है एम स्क्वायर सी की पावर 4, ये टर्म कॉमन आ जाएगी, माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब एम रिलेटिविस्टिक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको हम किसके इक्वल मान के चले थे, एम इज इक्वल टू एम नोट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा एम स्क्वायर, यहाँ पे एम नोट की स्क्वायर हो जाएगी और ये रूट यहाँ से हट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो एम स्क्वायर की यही वैल्यू अब हम इसमें पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास एम नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसके साथ है मल्टीप्लाई में क्या है सी टू द पावर 4 है और साथ में ये 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ये दोनों कट हो जाएंगे, क्या बच जाएगा हमारे पास एम स्क्वायर एम नोट का स्क्वायर और सी टू द पावर 4। टोटल लेफ्ट हैंड साइड में जब हम इक्वेशन नंबर 4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 3 को, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, तो हम सिंपली यही लिख लेते हैं एम नोट का स्क्वायर सी टू द पावर 4, एम नोट का स्क्वायर सी टू द पावर 4 इज इक्वल टू, अब देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या बन रहा है, दिस माइनस दिस करना है, तो ये स्टार्टिंग में ये टर्म्स जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे भी एच न्यू की होल स्क्वायर और यहाँ पे भी एच न्यू की होल स्क्वायर, तो ये वाली टर्म्स दोनों में कैंसिल हो जाएंगी एक दूसरे से, और इस टर्म से ये सेकंड टर्म भी हमारी कैंसिल हो जाएगी, एच न्यू डैश का होल स्क्वायर, वहां पे भी एच न्यू डैश का होल स्क्वायर बन रहा है। अब बच गई हमारे पास क्या ये वाले टर्म्स, इसमें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश कोस ऑफ साई, और ये जो टर्म्स बची हुई है इसमें ये वाली क्या बची हुई है माइनस ऑफ 2h स्क्वायर आना चाहिए यहाँ पे शायद, एक बार लिख लेते हैं चलो 2h न्यू न्यू डैश, हाँ यहाँ पे 2h स्क्वायर आएगा क्योंकि पीछे हमारे पास इक्वेशन में क्या था h न्यू माइनस न्यू डैश, और उसकी हमने स्क्वायरिंग ओपन की थी तो यहाँ से h स्क्वायर इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, सॉरी यहाँ से बाय मिस्टेक मैंने h लिख दिया था लेकिन यहाँ पे h स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे भी h स्क्वायर बन जाएगा, और हमारे पास क्या टर्म है एम नोट सी स्क्वायर उसकी होल स्क्वायर प्लस 2h न्यू न्यू डैश एम नोट सी स्क्वायर। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें से 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश हम कॉमन ले सकते हैं इन दोनों टर्म्स में से, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश, जब हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचता है कोस ऑफ साई -1, और ये दोनों टर्म्स एज इट इज एम नोट का स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नोट सी स्क्वायर। अब हमारे पास ये आ गई इसकी राइट हैंड साइड, ये हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड, ये किसके इक्वल था एम नोट स्क्वायर सी टू द पावर 4 के इक्वल है ये टर्म। अब यहाँ से क्या है दोनों साइड एम नोट स्क्वायर सी टू द पावर 4 और यहाँ पे भी एम नोट स्क्वायर सी टू द पावर 4 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी, तो ओवरऑल ये हमारे पास क्या बच जाएगा जब हम इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं तब हमारे पास क्या बचेगा 0 इज इक्वल टू 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश कोस ऑफ साई -1, इसको भी इरेज कर देते हैं
-1 प्लस m0 c टू द पावर 4 तो कैंसिल हो चुका है, तो ये टर्म बचेगी सिर्फ 2h न्यू माइनस न्यू डैश m0 c टू द c², ये हमारे पास बचेगी। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तब क्या आएगा, h² न्यू न्यू डैश, हम इसको इज इक्वल टू के इस साइड ले आते हैं तो ये माइनस की हो जाएगी, कोस ऑफ साई -1 इज इक्वल टू 2h न्यू माइनस न्यू डैश m0 ऑफ c², ये टर्म हमारे पास आ जाती है। अब इसमें क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक h से एक h कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचता है हमारे पास, और इस माइनस को हम अंदर ले जाते हैं तब क्या हो जाएगा, h न्यू न्यू डैश 1 माइनस ऑफ कोस साई इज इक्वल टू न्यू माइनस न्यू डैश m0 ऑफ c²। अब इन टर्म्स को हम रीअरेंज कर लेते हैं, किस तरीके से करेंगे, न्यू 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 डैश को हम इसके नीचे ले जाते हैं, और एक सेकेंड, हाँ, जब हम न्यू न्यू डैश को इस साइड ले जाते हैं तब क्या होगा, न्यू न्यू डैश, तब हमारे पास क्या बच जाएगा, h1 माइनस कोस थीटा कोस साई, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर देंगे, 1 बाय न्यू डैश -1 बाय न्यू, मल्टीप्लाई में क्या है इसके साथ m0 ऑफ c²। अब इस m0 ऑफ c² को हम इस साइड ले आते हैं तो क्या होगा, h डिवाइडेड बाय m0 ऑफ c² इंटू 1 माइनस कोस ऑफ साई इज इक्वल टू 1 बाय न्यू डैश माइनस ऑफ 1 बाय न्यू। अब यहाँ से हमारे पास वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। अब यहाँ पे हमारे पास 1 बाय न्यू आ रही है, न्यू डैश और 1 बाय न्यू आ रही है, तो अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो क्या होगी, 1 बाय न्यू इज इक्वल टू लैम्डा बाय सी, लैम्डा बाय सी के इक्वल आ जाएगी। तब अब अगर हम इसमें लैम्डा की वैल्यू अगर हम इससे निकालें तो हम क्या लिख सकते हैं, c बाय न्यू इज इक्वल टू लैम्डा। अब जब हम इसमें दोनों साइड c से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, h c से इस साइड मल्टीप्लाई करवा लेंगे और c से दोनों तरफ इस साइड मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो c बाय न्यू डैश हमारी क्या बन जाएगी, लैम्डा डैश, लैम्डा डैश, और ये हमारी क्या बन जाएगी, लैम्डा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कॉम्पटन शिफ्ट, जो वेवलेंथ चेंज हो रही है। अब ये बाद वाली वेवलेंथ जो है ये ग्रेटर देन है, ये आफ्टर स्कैटरिंग वेवलेंथ है, और ये इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ है। अब ये रेडिएशन जो वेवलेंथ जो है लैम्डा डैश, ये ग्रेटर देन आ रही है लैम्डा से, यहाँ पे कॉम्पटन शिफ्ट आ रहा है, और ये जो वेवलेंथ चेंज हो रही है, ये जो फिनोमिनन हुआ है, इसी को हम कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट, चेंज इन वेवलेंथ, द फिनोमिनन अकॉर्डिंग टू विच द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट स्कैटर्ड रेडिएशन चेंज ग्रेटर देन दैट ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, उसी को हम कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, इसी को हम कॉम्पटन शिफ्ट भी कहते हैं, जो हमने डी लैम्डा भी निकाली। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाता है, डी लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा एच सी अपॉन m0 c² 1 माइनस कोस ऑफ साई, ये हमारे पास आ गया। अब जो वेवलेंथ चेंज हो रही है, जो कॉम्पटन शिफ्ट आ रही है हमारे पास, वो क्या है, इंडिपेंडेंट आ रही है ऑफ द इंसिडेंट वेवलेंथ। इंसिडेंट वेवलेंथ की क्या है, इंडिपेंडेंट है, बट ये डिपेंड कर रही है किस पे, जिस एंगल पे फोटोन स्कैटर हो रहे हैं। अब हम देख लेते हैं, जब फाई की वैल्यू हम अलग अलग रख रहे हैं तब हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ रही है। सबसे पहले जब हम साई की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 डिग्री, 0 पे क्या होगा, cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0, यानी कि डी लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0।
ये इसका मतलब जो लाइट स्कैटर होगी वो भी सेम वेवलेंथ की होगी, जो जिस वेवलेंथ की इंसिडेंट रेडिएशन थी उसी वेवलेंथ की स्कैटर्ड रेडिएशंस भी होगी। और जब हम साई को चेंज करते हैं, वैल्यू करते हैं इसकी π/2, π/2 cos π/2 क्या होता है 0, तो यहाँ पे कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, d लैम्डा इज इक्वल टू hc/m0/c²। और जब हम साई की वैल्यू करते हैं पाई पे क्या होगा, cos पाई -1 माइनस माइनस +1, इट मीन्स डी लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ hc/m0/c²। अब इसका मतलब क्या है कि जब स्कैटर्ड एंगल है, जो फोटोन स्कैटर हो रहे हैं, अगर वो किसी 0 एंगल से स्कैटर हो रहे हैं, मतलब उसी एंगल पे वो जा रहा है जिस एंगल से वो स्टार्टिंग में आ रहा था, तब क्या होगा, कोई कॉम्पटन शिफ्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा, कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू आएगी 0। लेकिन जब वो फोटोन π/2 एंगल से स्कैटर होगा तब हमारी कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू आएगी hc/m0/c²। और जब वो रिवर्स बिल्कुल अपोजिट टू द इंसिडेंट, अपोजिट टू द स्टार्टिंग डायरेक्शन, उसकी जो स्टार्टिंग में डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट में अगर वो स्कैटर हो जाएगा तब जो कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। मिनिमम कब होगी, जब कोई स्कैटरिंग नहीं होगी, मतलब सेम एंगल पे स्कैटर होगा 0 डिग्री पे, और जब अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ जाएगा तब कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इट मीन्स जो वेवलेंथ होगी रेडिएशंस की आफ्टर स्कैटरिंग वो मैक्सिमम होगी। यही था हमारा कॉम्पटन इफेक्ट। इसमें मैंने कई बार एंगल को फाई बोल दिया, कई बार साई बोल दिया, तो ये एंगल होता है बेसिकली फाई, इसको हम फाई कहते हैं, तो ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अब इसमें हम आगे देखेंगे रिकॉइल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है उसके डायरेक्शन क्या है, मतलब जो थीटा था, इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हो रहा था जो थीटा था, ये थीटा कैलकुलेट करेंगे, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हो रहा है इसकी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।